स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में अब बात नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में है आज। उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में कालकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, वहां पर कालकी भगवान के मंदिर का शिलान्यास करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री को पीएम आवास जाकर के। और आज प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक संभल पहुंच गए। वहां पर भूमि पूजन भी वहां पर हुआ और वहां पर उसके बाद एक संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हुआ। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का बुलावा था। आचार्य प्रमोद कृष्णम कौन? कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता, अब तो खैर कांग्रेस पार्टी से निकाल दिए गए हैं 6 साल के लिए। वो आचार्य प्रमोद कृष्णम अब नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के अंदर कोई दैवीय शक्ति है। नरेंद्र मोदी पराये को भी अपना बना लेते हैं। और एक हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, नाम तो नहीं लिया था, कहना चाहते थे राहुल गांधी के लिए ही, जो अपनों को भी पराया कर देते हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए आज का दिन वाकई बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। प्रधानमंत्री उनके बुलावे पर गए भी और बड़े सम्मान के साथ वहां पर पूरे कार्यक्रम में शामिल भी हुए। तो सुनिए जरा आप पहले प्रधानमंत्री ने वहां मंच से क्या बोला, फिर आज के कार्यक्रम के और क्या मायने हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का कार्यक्रम होने के नाते, संभल होने के नाते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होने के नाते। पहले नरेंद्र मोदी की बात। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। तो चुटकी लेते हुए बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का इलाका था, उनका क्षेत्र था, उनका मंदिर था, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता को, संत भी हैं वो, उनको जो है इतना समय देना, उनका इतना सम्मान करना, उनके कार्यक्रम में बुलावे पर जाना, क्या कहलाता है हर्षवर्धन जी? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर देखें तो शायद प्रमोद कृष्णम जी के लिए कांग्रेस से निष्कासन एक, जिसको कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा जैसा हो गया है, एक अच्छी चीज हो गई है। लंबे समय से शायद वही चाह रहे थे और संयोग ऐसा बना कि जिस मंदिर की जमीन के लिए बरसों से वो लड़ रहे थे, जिस पर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और अखिलेश यादव की सरकार ने उसको रोक दिया था, बाकायदा उन्होंने बयान दिया था, उस पर भी उनको निर्णय उनके पक्ष में आ गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण देते हैं और वो कहते हैं कि ना मैं तो एकदम आ रहा हूं। और वो आकर वहां जो बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर एक बड़ा संदेश है। कल्की धाम एक वहां पुराना मंदिर भी है एक, और ये आचार्य प्रमोद कृष्णम उसका भव्य एक स्वरूप, एक नया मंदिर बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो नया मंदिर बनेगा, इसका जो अभी तक का ढांचा है, जो उन्होंने मीडिया में भी दिखाया है, हम लोगों को भी कई बार उसके बारे में बताया है, तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। लेकिन उस मंदिर से क्या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होने जा रही है? मुझे लगता है यह भी एक बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं और इसके बावजूद गए हैं कि एक बड़ा वर्ग था जो ये कहता था कि अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन कुछ दिन पहले तक तो टेलीविजन चैनलों पर जगह जगह प्रियंका गांधी के सलाहकार के तौर पर बैठते थे। तो इस सारे के बीच अगर पीएम वहां गए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ आगे की बड़ी राजनीतिक रणनीति भी होगी। कल्की धाम निश्चित तौर पर यह तो आस्था का एक स्थान है, तो वहां तो जाना, उसको देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पहले भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं। लेकिन हम तो चुनावी बात करेंगे और वो भी इस प्रोग्राम में कहानी कुर्सी की में तो वही होता ही है। तो अब संभल का इलाका 50% मुसलमान वाला इलाका है समीर जी, और इसके आसपास का और सारा एरिया भी मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है पूरी, अमरोहा, मुरादाबाद। और ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी संभल की सीट तो 19 में हारी गई थी, 14 में जीती थी, 19 में हारी गई। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वहां पर कुछ चुनावी कैलकुलेशन भी फिट बैठाने की कोशिश बीजेपी की होगी।
बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है भारतीय जनता पार्टी का 2019 में एक कमजोर कड़ी रही थी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 6 सीटें हार चुकी थी। संभल भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। यहाँ से तो 92 ईयर्स ओल्ड शकीर रहमान फिर तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने, जो पहले बहुजन समाज पार्टी से भी यहाँ से सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी 2014 में यहाँ से जीत चुकी थी। यह सीट जो बेसिकली संभल लोकसभा सीट आती है, यह बेसिक मुलायम सिंह यादव का एक गढ़ रहा है, यादव परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, यहाँ से डीपी यादव सांसद रहे, यहाँ से राम गोपाल यादव सांसद रहे। यादव वोट बैंक ज्यादा है, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा पारिवारिक सीट रही है यहाँ पर, और मुस्लिम एक बड़े मतदाता है यहाँ पर, पिछड़े भी बहुत बड़े मतदाता हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी फिर फोकस कर रही है इस सीट के ऊपर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 6 सीटों पर जो वहां से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 370 सीटों का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेट किया, उसमें एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी थी या कभी पहले जीत चुकी थी, तो 2014 में जीती हुई संभल की सीट भारतीय जनता पार्टी की इसलिए महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहां पर उनके पास कोई बहुत बेहतर उम्मीदवार नहीं है, लेकिन 2014 का चुनाव यहां से जीती है, तो यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी यहां सीट निकाल सकती है। ओबीसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से काम किया है, पिछड़े के लिए जिस तरह से योजनाओं का काम किया है, लाभार्थी का एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया, तो मुझे लग रहा है कि संभल के अंदर जो पिछड़ा वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब आज प्रधानमंत्री मोदी वहां पर प्रमोद कृष्णम के भूमि पूजन में जाते हैं कल में, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वहां धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है वोटों को लेकर। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी यह सीट निकाल सकती है। देखिए बार बार लोगों के मन में ये विषय आता होगा कि भाई जहां 50% 40-50% मुसलमान हो, वो सीट बीजेपी कैसे जीतती है? जीती तो है और यूं हार गई, फिर 19 के अंदर 24 में क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी की बात मैं आपको सुनवाता हूं, फिर मैं आता हूं राहुल जी आपके पास भी। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये जो नए युग के हिंदू हृदय सम्राट वो बने हैं, इसमें मुसलमानों की जगह हिंदुस्तान की राजनीति में वो खत्म कर दी है। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल अछूत बना दिया है। कोई नाम नहीं लेना चाहता मुसलमानों का, कोई मुसलमानों की बात नहीं करना चाहता, और बाबरी मस्जिद की भी तो का कोई दूर दूर तक कोई बाबरी मस्जिद के विषय को छूना नहीं चाहता है। सुने असदुद्दीन ओवैसी को। मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं, अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे बताओ तुम इन लोगों को कि आज मोदी अगर जीतता है तो मुसलमानों की वजह से नहीं, मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर वो तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो। अकोला महाराष्ट्र में बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। दो बातें उन्होंने कही कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी ने हिंदू वोट को इकट्ठा करने का जो है पूरा मिशन ले रखा है, और मुसलमानों को राजनीति से, याद वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, राजनीति से मार्जिनलाइज कर दिया। राहुल जी, दोनों बातें ठीक है? देखिए, जो वो महाराष्ट्र में बोल रहे हैं वो अलग बात है। वहां से वो 4 सीटें लड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र से, तो वहां पर देखिए हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 11.5 करोड़ मुसलमान वहां पर हैं, और ये जिन सीटों पे लड़ना चाहते हैं वहां पे मुसलमान जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, तो इसीलिए वहां पे वो ये तो जाते ही वहां है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ये सीटें धुले, नांदेड़, बिहार में घूमे, छत्रपति, चाहे यूपी में घूमे चाहे महाराष्ट्र में घूमे। हाँ, तो ये जो सीटें धुले, नांदेड़, भिवंडी, छत्रपति संभाजी नगर, ये सीटें हैं जिनमें, और इनको ये लगता है कि उन 4 सीटों में से ये जीत सकते हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो सॉरी मैं रोक रहा हूं आपको बीच में, जो इल्जाम बीजेपी एक टाइम पर लगाया करती थी कि मुसलमान एकजुट होकर एक तरफा वोट करते हैं हमको हराने के लिए, और जहां पर उनकी तादाद ज्यादा होती है एक किस्म का वीटो वोट होता है उनका, वो ताकत क्या मुस्लिम वोट की छीन ली नरेंद्र मोदी ने? देखिए, अगर तो मुस्लिम वोट जो है वो इस बात पे हो रहा होता कि देश में कौन विकास कर रहा है, ठीक है, अगर ये बात सामने रख के मुस्लिम वोट कर रहे होते और वो ये नहीं देख रहे होते कि बीजेपी जो है वो क्या हिंदू राजनीति कर रही है, क्या विकास का काम कर रही है, अगर इस तरह की राजनीति हो रही होती तो बीजेपी को भी ये जरूरत नहीं होती कि वो हिंदू पोलराइजेशन करे और उसके जरिए वो चुनावों को जीते। ये बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दूसरी पार्टियों ने जिस तरह की राजनीति की,
देखिए, कांग्रेस के अगर एक प्रधानमंत्री जो है वो ये कह देते हैं कि इस देश के जो सारे संसाधन हैं उन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है जी। तो बीजेपी की दिक्कत है। बीजेपी किस तरह से चुनावी राजनीति करेगी? बीजेपी ने कभी अपनी स्कीमों में तो मुसलमानों को इसलिए मैंने कहा राजनीति में मार्जिनलाइजेशन इन राजनीति, ओनली इन पॉलिटिक्स। हाँ, तो बीजेपी ने राजनीति करते हुए भी क्या मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया? वो तो किया, सर, एक टिकट नहीं देते। मेरी बात सुनिए, स्कीमों में क्या ऐसा हुआ? मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिटिक्स अलग, गवर्नेंस अलग। बीजेपी ये मानती है कि, और ये सिर्फ उनकी सोच नहीं है, ये उन्होंने धरातल पे देखा है कि मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो उसके लिए वोट नहीं करते हैं। ठीक है। अब उसकी पूरी राजनीति जो है राम मंदिर से शुरू हुई, उसको लेकर चली, तो ये भी कई एक बात सर, मैं अगली बड़ी खबर, कमलनाथ की बड़ी खबर है जी। मुसलमानों ने इस देश में भारतीय जनता पार्टी को किनारे किया था, खारिज कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने माइनस मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी ने माइनस मुसलमान इस देश की राजनीति में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन उनकी योजनाओं में मुसलमान किनारे नहीं। अगर मैं इसको एक तरह से कहें, संक्षेप में कहूं। अब जरा कमलनाथ की बात कर लें सर, समय, खबरें ज्यादा हैं, आज समय कम है। कमलनाथ भाजपा में आएंगे या नहीं? 2 दिन से आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन तक लगातार यही असमंजस बना हुआ है। इसी खबर को लेकर अलग अलग लोगों की बातें। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि चले जाएं तो अच्छा, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कहते हैं हम लगातार टच में हैं, कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ से सीधे पूछिए तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ना हाँ करते हैं, लेकिन उससे बड़ी खबर कि ना भी नहीं करते हैं। अब खबर हमारे पास जो आ रही है वो ये कि कमलनाथ तो बीजेपी में कम से कम नहीं जा रहे हैं, नकुलनाथ का हम कह नहीं सकते। राहुल गांधी ने दरअसल बात की है कमलनाथ और नकुलनाथ से, और कमलनाथ के कुछ समर्थक हैं वो भी बीजेपी में जाने के इच्छुक नहीं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, हाल के दिनों में किसी एक खबर को लेकर के इतना असमंजस भी नहीं रहा, इतनी दुविधा भी नहीं रही, और लोगों का इसमें बहुत जबरदस्त उत्सुकता है जानने की कि आखिर होने क्या जा रहा है। और ऐसी ज्वाइनिंग जब होती थी सौरभ, तो कभी लीक भी नहीं हुआ। इससे पहले अगर आप किसी केस में देखें तो बहुत अंतिम क्षणों में ही चीज़ें तस्वीर साफ हो पाती थी कि कौन आ रहा है। इस बार काफ़ी पहले से ये शुरू हो गया, लेकिन अब तक जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिल रही है, कमलनाथ दिल्ली आने के बावजूद बीजेपी के टॉप लीडरशिप से किसी के साथ भी उनके आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पाई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसके पीछे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि बीजेपी उनकी एंटी सिख छवि को लेके बहुत ज़्यादा टॉप लीडरशिप उसको लेकर कंसर्न है। नकुलनाथ में कोई समस्या नहीं, हालांकि उनकी बहू पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन वो भी अगर ज्वाइन करना चाहें उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन कमलनाथ को लेके ज़रूर एक रीथिंक है, और उसके चलते इतना ज़्यादा लंबा समय लगा जिसमें कांग्रेस पार्टी रीच आउट करने में सफल रही कमलनाथ को लेकर। कमलनाथ क्योंकि खुद अपने नहीं आ रहे हैं, उनके साथ विधायकों का एक पूरा हुजूम है, जो कि अगर वो आएंगे तो उनके साथ साथ उन सभी को बीजेपी ज्वाइन करना है। उनके बहुत सारे समर्थक तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। एक दूसरी चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि ये जो बातचीत की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में, सिवाय मुख्यमंत्री के किसी और को इस बात की जानकारी नहीं थी। बीजेपी के जो टॉप लीडर्स मध्य प्रदेश में हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। दिल्ली में कुछ नेताओं के साथ बातचीत करके निश्चित तौर पर कमलनाथ के प्रस्ताव पर विचार किया गया है, लेकिन अब भी अंतिम मुहर कमलनाथ के नाम पर नहीं लगा है। और जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह वही है कमलनाथ की छवि को लेकर। नहीं, लेकिन ये और बता दीजिए देवेंद्र कि अभी ये चैप्टर खुला हुआ है या क्लोज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से? अब आज सौरभ इंतजार करना होगा, क्योंकि कल देखें तो आप परसों और कल बीजेपी के टॉप लीडरशिप वहाँ मीटिंग में व्यस्त थी बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। तो आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि टॉप लीडरशिप इसमें फाइनल कॉल ले लेगा कि क्या करना है। जो लोग इस बातचीत में शामिल थे या शामिल हैं, उन्हें इस बात का इंतजार है कि ऊपर से उन्हें क्या कहा जा रहा है। अब तक ऊपर से कुछ कहा नहीं गया, और वजह वही थी कि क्योंकि परसों रात में आप देखें तो 11 बजे तक बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे, कल रात में भी लगभग 10 बजे तक मौजूद थे। तो आज क्योंकि समय उन्हें मिला है तो निश्चित तौर पे आज शाम तक इस बात का इंतजार या रात तक इस बात का इंतजार रहेगा कि कमलनाथ के बारे में क्या फैसला हो रहा है। लेकिन इतना लंबा इंतजार का सीधा मतलब है सौरभ कि रिजर्वेशन है, और जब रिजर्वेशन है तो आसानी से हटने वाला नहीं। और जो बात आपने शुरुआत में की, स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुमकिन है कि कमलनाथ ना आए लेकिन नकुलनाथ की एंट्री हो जाए, ये हम देख सकते हैं आजकल में?
ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कमलनाथ से जो बातचीत हो रही है, राहुल गांधी ने खुद जो बातचीत की है, उसमें जो जो चीज़ें कही गई है, कमलनाथ फिर उसको कैसे वे करते हैं कि अगर उनकी एंट्री बीजेपी में नहीं होती तो क्या बेटे को भेजना चाहेंगे, क्योंकि बेटे का अपना कोई राजनीतिक वजूद है नहीं, तो वो जो भी कुछ भी है वो सन ऑफ कमलनाथ हैं, वो इसी लिहाज से वो सांसद भी हैं। तो वहाँ पर ये फैसला कमलनाथ को करना होगा। उसके लिए इंतजार रहेगा कि क्या ये कमलनाथ ये अफोर्ड करते हैं कि नकुलनाथ को सिर्फ भेज दें और अपने किनारे रहें, या फिर राहुल गांधी की तरफ से आज जो उन्हें प्रस्ताव दिया गया होगा, क्योंकि बातचीत हुई है, ये हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, प्रस्ताव क्या क्या दिया गया है उसका डिटेल नहीं है। तो उस कंडीशन में कमलनाथ क्या फैसला लेते हैं उसका भी इंतजार है। क्या खबर है समीर जी आपके पास एमपी से? नहीं, मुझे लग रहा है कि कमलनाथ के पास जाने के लिए कि बहुत ज्यादा विकल्प नहीं। करेंगे क्या कमलनाथ जाके? कमलनाथ को जो चाहिए था सब कांग्रेस ने दिया। वो मुख्यमंत्री रह चुके, वो केंद्र में मंत्री रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। अब भारतीय जनता पार्टी में जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी क्या देगी उन्हें? न मुख्यमंत्री बना सकती है, खाली सांसद बनने की कमलनाथ जाएंगे नहीं। कमलनाथ का इंटरेस्ट अब सीधे 77 ईयर्स के हो चुके कमलनाथ, उनके पास बहुत ज्यादा राजनीतिक समय बचा नहीं है। आखिरी उन्होंने कोशिश मध्य प्रदेश का चुनाव लड़कर देख ली मुख्यमंत्री बनने की, वह मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। अब उन्हें समझ में आ गया कि अगला चुनाव तक वो प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे नहीं। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। कमलनाथ का इंटरेस्ट अब सीधे अपने बेटे को राजनीतिक रूप सेट करने का है। और लेकिन बेटे की समस्या यह है कि कांग्रेस के अंदर एक सांसद से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। न कांग्रेस के संगठन में कमलनाथ के बेटे का कोई दखलंदाजी एक सेंट्रल लेवल पे, न प्रदेश लेवल पे कोई दखलंदाजी है। और छिंदवाड़ा के लोकल में भी अगर आप देखेंगे तो नकुलनाथ की बहुत ज्यादा कोई लोकप्रियता नहीं है। बहुत चुनाव जीतते हैं ना सिर्फ कमलनाथ के नाम पर। और 2019 का चुनाव आप देखेंगे तो वो सिर्फ 40,000 वोटों से जीते थे, जहां कमलनाथ 2-2.5 लाख वोटों से जीतते थे। और यह तय है कि इस बार अगर नकुलनाथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो मैं आज आपको बता रहा हूं, नकुलनाथ 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से छिंदवाड़ा में हारने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। स्थानीय लेवल पे उनका संपर्क लोगों से बिल्कुल नहीं है। वो कमलनाथ के कारण वहां पर चुनाव जीतते हैं। दूसरा एक कारण भी है कि उनके परिवार उनके जो कमलनाथ के भांजे हैं पुरी, उनके ऊपर कई ईडी के केसेस चल रहे हैं, सीबीआई के केस चल रहे हैं। कमलनाथ की बहन के ऊपर केसेस है, कमलनाथ के बेटे के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। तो मुझे लगता है अपने व्यवसायिक हित को देखते हुए कि भविष्य में बेटे को राजनीति भी करना है और व्यवसाय भी करना है, तो कमलनाथ के बेटे भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। वही कमलनाथ नहीं जाएंगे इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। लेकिन अगर कमलनाथ जाते हैं तो कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग विधायकों का ऐसा है जो कमलनाथ के साथ जा सकता है, जिससे 10 से 12 विधायक। बीजेपी को तो छिंदवाड़ा चाहिए ना, छिंदवाड़ा तो नकुलनाथ के जाने से भी आ जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि जो समीर जी ने कहा बस उसी में 1-2 लाइन बढ़ाने की बात है। उन्होंने जो कहा यही सच है। दरअसल कमलनाथ के पास आज की तारीख में जिसको कहें कि कितनी गुंजाइश बची है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करने की, या कुछ कहें कि बहुत कुछ बेहतर कर लेने की, वो एक पॉलिटिकल के साथ बिजनेस लीडर है। उनकी जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी में जो रही थी वो एक धीरे धीरे करके खत्म हो गई। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े नेताओं ने चुनाव के दौरान और चुनाव हारने के बाद उन पर हमला किया, उसमें कमलनाथ के पास बहुत कुछ बचा नहीं। यह भी सच है कि अगर नकुलनाथ कांग्रेस पार्टी में बने रहते हैं तो उनके लिए छिंदवाड़ा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह वो सीट छोड़ देंगे ऐसा तो नहीं। अब सवाल यहां यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को, और एक बात मैं थोड़ा सा कह दूं, ये कहना जरूरी लगता है, कई बार लोग कहते हैं ये 77 साल के कमलनाथ, तो 77 भी याद आ जाता है, 75 की इमरजेंसी भी याद आ जाती है, और संजय गांधी भी याद आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी लेने का दुस्साहस कर रही है तो भले आज की तारीख में उसका कैडर कुछ न बोले, उसके समर्थक कुछ न बोले, लेकिन अंदर से पहले दिन से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और इस पर पहली टिप्पणी भी मेरी यही थी कि नकुलनाथ आ सकते हैं, कमलनाथ क्या करेंगे। अब इस फॉर्मूले पर कितनी सहमति बन पाएगी, यह मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, जो पार्टी के भीतर से रेजिस्टेंस है वो कुछ लोग आत्मघाती हद तक जाकर उसका विरोध कर रहे हैं। ये एक बड़ा जो कहें कि इसका पहले आमतौर पर ऐसा नहीं होता। मुझे वो डीपी यादव वाला याद आता है। कल भी मैंने कहा था कि अटल जी के समय में डीपी यादव आ गए थे, मंच पर आ गए थे, उसके बाद उनको निकाल बाहर करना पड़ा। अभी बुलंदशहर में एक गैंगस्टर आ गया था भाजपा में, उसको निकाल बाहर करना पड़ा। तो भाजपा अंदर का जो प्रतिरोध है उसको बहुत लंबे समय तक नहीं उसको कहें कि चलें एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद 2 बड़ी खबरें जिन पर हम आपसे जिनके बारे में आपको बताएंगे। एक किसान आंदोलन पर मोदी सरकार का जो एक नया इमेजिनेटिव फॉर्मूला दिया गया है इस बार किसानों को, उस पर विचार करने के लिए 2 दिन का वक्त किसानों ने मांगा है। अब अगर 2 दिन का वक्त वो मांग रहे हैं उस पर विचार करने के लिए, और अपने एक्सपर्ट्स को भी वगैरह वो दिखाएंगे, अपने और नेताओं से बातचीत करेंगे, मतलब उसमें उनको कुछ दम तो नजर आ रहा है। तो वो फॉर्मूला क्या है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे।